नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 6 नवंबर 6 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर करें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ आप डेली करंट अफेयर के नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए वहां से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय नेटवर्क है, ठीक है, उसका जो है नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को शेयर करते चलिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों साइमा वाजिद। ठीक है, साइमा वाजिद को चुना गया है, जो कि यहाँ पे ये जो बांग्लादेश की दोस्तों प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी ये पुत्री है। और ये बांग्लादेश की है दोस्तों साइमा वाजिद जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इनको देखा जाए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक इन्हें जो है चुना गया है। इस पद के लिए देखिए चुनाव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा, तो नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को इन्होंने 6 वोट से जो है पीछे करते हुए इस पद का चुनाव जीता है। और साइना वाजिद की बात किया दोस्तों, तो ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी पुत्री है। अच्छा, इन्होंने किन क्षेत्रों में योगदान दिया था दोस्तों, तो इन्होंने देखे 2 बीमारी यहाँ पे ऑटिज्म और मानसिक रोगों के क्षेत्र में इन्होंने व्यापक काम किया था, जो कि श्रीलंका में जन स्वास्थ्य नियमों में सुधार के आधार बने थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो श्रीलंका में जो जन स्वास्थ्य है उसमें जो इन्होंने व्यापक योगदान दिया, जैसे कि ऑटिज्म और मानसिक रोगों के क्षेत्र में इन्होंने जो व्यापक कार्य किया, आगे चल करके इसका श्रीलंका को भी काफी योगदान मिला। इस आधार पर श्रीलंका में देखा जाए दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2018 और 2020 से 25 के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना भी लागू की गई। विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसके वर्तमान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय निदेशक, जिनका नाम है खेत्रपाल सिंह, ये जो है अगले वर्ष यानी कि फरवरी तक अपने पद पे बने रहेंगे और फरवरी से जो है यहाँ पे वाजिद जो है ये अपने कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है, साइमा वाजिद जो है फरवरी 2024 में इस पद पर जो है अपने कार्यभार को संभालेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और आपकी जिम्मेदारी थोड़ा सा WHO के बारे में पढ़ने की, आज मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि WHO, ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ दोस्तों। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कब है, कहाँ है दोस्तों, इसके वर्तमान जो महानिदेशक है वो कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को किससे संबोधित किया है। तो भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को दोस्तों किससे संबोधित किया, ऑप्शंस आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है दोस्तों, इन्होंने जो श्रीलंका में कोलंबो में, ठीक है, श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय मूल के तमिलों के श्रीलंका आगमन के द्विशताब्दी स्मृति समारोह में इन्होंने भाग लिया। और साथ ही साथ ये जो भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन था इसको भी इन्होंने संबोधित किया। इस सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों, संपर्क समृद्धि के लिए भागीदारी। श्रीलंका में जो धार्मिक स्थलों के, ठीक है, और इस दौरान जो है कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए, कुछ चीजों पर हस्ताक्षर, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो जितने भी श्रीलंका में जो धार्मिक स्थल है दोस्तों, उन स्थलों का सौर विद्युतीकरण करने के लिए दोनों देशों यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये समझौता किया गया। इस परियोजना में जो है भारत के 82 करोड़ 40 लाख के सहयोग से जो है इस परियोजना को शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने यानी कि निर्मला सीतारमण ने जाफना और त्रिकोणमाली, ठीक है, त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की भी 2 शाखाओं का उद्घाटन किया है। श्रीमती सीतारमण जो है इस समय दौरान देखा जाए 3 दिनों की यात्रा के लिए श्रीलंका गई हुई थी, जिस दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, कुछ समझौते किए और कुछ चीजों का इन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलंबो में किया गया। सम्मेलन की थीम क्या थी, संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी। और साथ ही साथ, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, 2 शाखाओं का भी उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, जाफना में और त्रिकोणमाली में। इसी के साथ साथ कुछ अन्य करंट अफेयर भी जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे अन्य देशों से संबंधित, जैसे कि भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए
भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ कहां पे हुआ? दुबई में, ठीक है, यूएई के दुबई में, ध्यान रखिएगा। वही बात करें भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया जाएगा, कहां बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कहा साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? कहां किया गया दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने देखे। प्रदर्शनी का नाम क्या है? साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर, ये कला प्रदर्शनी, और इसका जो उद्घाटन किया गया ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। तो ये भारत की जो राष्ट्रपति है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो है नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी का दोस्तों जो आयोजन किया गया है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कंजर्वेशन के द्वारा किया गया है। किसके सहयोग से? तो सांकला फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। किस उपलक्ष्य में किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस साल जो है प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हुए, जो कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों शुरू किया गया था, और इस प्रोजेक्ट टाइगर को इस वर्ष 50 वर्ष पूरे हो गए। इसी 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा किया गया, सांकला फाउंडेशन के सहयोग से, और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो माफ करिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की दोस्तों बात करें तो ये एक वन जीव संरक्षण पहल है, यानी कि जो वन के जीव हैं, स्पेशली जो टाइगर है, उनको प्रिजर्व कर, एक तरीके से उनको संरक्षण देने के लिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। और ये भारत के जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, यानी बंगाल टाइगर की सुरक्षा और उसके संरक्षण और उसके आवास को बहाल करने के जो प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है, उस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था। ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। एक देखिए केंद्रीय योजना होती है, ध्यान रखिएगा, एक केंद्रीय योजना होती है दोस्तों, और एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है, ठीक है। केंद्र प्रायोजित, देखिए केंद्रीय योजना में जितना भी अनुदान जो राशि होती है, जो भी कुछ होता है वो 100% केंद्र का होता है, और इसमें जो है राज्य और केंद्र प्रायोजित में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो भी उसका खर्च आता है दोनों ही मिलकर के उसका व्यय करते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है किस मंत्रालय की? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की है। वहीं पे हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें, जिसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी, और ये बाघ में, ठीक है, ये भारत में बाघ संरक्षण कार्य में सबसे आगे रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर, ये कला प्रदर्शनी है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस उद्देश्य से किया गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य भी चीजें बात कर लेते हैं जो नई दिल्ली से संबंधित रहा, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मेगा फूड इवेंट जिसका नाम है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, इसका दूसरा संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, भारत मंडपम में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वहीं जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। कहाँ किया है दोस्तों? नई दिल्ली में किया है। विश्व की सबसे ऊंची जो नटराज की प्रतिमा है जो स्थापित की गई, कहाँ की गई दोस्तों? नई दिल्ली में, इसी भारत मंडपम के बाहर, जहां पे G20 समिट हुआ था। और इसी के साथ साथ भारत में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पार्टनर ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली से संबंधित है, हमने देखा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच करने प्रणाली शुरू की है? तो किस राज्य में जो है शुरू की गई है, किस राज्य के द्वारा जो है ये हवा, जिसको हम हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच करने प्रणाली जो है शुरू किया गया है, किस? तो ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जल्दी से, वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसका जो करेक्ट आंसर इस डी है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, ये है क्या? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल है क्या? तो ये क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है ये किससे संबंधित इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा? तो ये ध्यान रखिएगा, वन जीव अपराध, ठीक है, यानी कि जो ये वन जीव होते हैं इनको लेकर के जो तस्करी वगैरह होती है उनसे संबंधित, ठीक है, डेटा को ये कलेक्ट करेगा। वन जीव अपराधी जो ये तस्करी का काम कर रहे हैं, जो अपराध इस टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है, वन जीवों से संबंधित, उनके बारे में डेटा मैनेज करेगा। वन जीव मृत्यु, जो इस दौरान जो है वन के जीवों की जो मृत्यु होती है उनसे परिस्थित जो डेटा है उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, इस हवा यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को क्या किया गया? डिजाइन किया गया है।
या अधिकारियों को क्या करेगा, सूचना का विश्लेषण करने और वन जीव अपराधों को रोकने। देखिए जब आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता रहेंगी कि वन्य जीवों के साथ जो क्षेत्र में वन जीव अपराध क्या है, अपराधी कौन है, इससे संबंधित आपके पास डेटा रहेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे आप ऐसी जो है चुनौतियों का सामना भी कर सकेंगे। जब सूचना पता रहेगी तभी तो आप उसका रोकने में, ठीक है, आप कामयाब होंगे। अवैध जो वन जीव व्यापार है उस पर भी अंकुश लगा सकेंगे। तो ये जो है एक तरीके से खुफिया जानकारी जो है विकसित किया जाएगा इस, ठीक है, सूचना प्रणाली के माध्यम से। जो ऐसी गतिविधियों में जो लिप्त लोग हैं, ठीक है, वन जीव अपराध में, उनको क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है, उन पर अंकुश लगाएगा और ठीक है इन चुनौतियों का सामना करने में ये मदद करेगा। ये प्रणाली देखिए पूरे राज्य में यानी कि कर्नाटक के वन विभाग को क्या करेगा, वास्तविक समय पे जोड़ता है, ठीक है, तुरंत के तुरंत इंफॉर्मेशन देगा और पहुंच स्तर के माध्यम से उन्हें प्रतिबंधित करेगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जब तुरंत मिलेगी तो आप ऐसी गतिविधियों को रोक सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हवाक है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम है, ठीक है, यानी कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो कुछ भी क्राइम हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है, ठीक है, कर्नाटक में। क्योंकि हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक का कुछ अन्य भी न्यूज था जो हाल फिलहाल में चर्चा में था, जैसे कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है दोस्तों, इसने कर्नाटक के बेलगावी में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनोखी पहल प्रस्तुत किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, स्मार्ट सिटी मिशन जो है कब शुरू हुआ था, किस ईयर शुरू हुआ था, ये बताएंगे मुझे। और इस मिशन ने कर्नाटक के बेलगावी में किस वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक पहल की शुरुआत की है, प्रस्तुत किया है। तो इसमें देखिए शहर के मध्य में क्या होगा, एक महिला बाजार विकसित किया जाएगा, ठीक है, जो महिलाएं जो है अपने हाथों से जो सामान वगैरह बनाती हैं वो उनका उस बाजार में क्या करेंगे, उसको बेच सकेंगी, जैसे फूड से संबंधित है, हैंडक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं उनसे संबंधित। और वो अब बेलगावी के लोगों के लिए स्ट्रीट फूड, स्थानीय व्यंजन, हस्त निर्मित सामानों का आनंद लेने के लिए एक अवश्य घूमने योग्य स्थान बन जाएगा। यानी कि एक मार्केट डेवलप की जाएगी दोस्तों, जो महिलाओं के द्वारा रन किया जाएगा। ये महिलाएं जो है अपने हाथों से बनी हुई चीजें, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो हस्त, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उन सारी चीजों को वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। इससे एक तरीके का बाजार बनेगा। ठीक है, ये एक ऐसी जगह होगी जहां महिलाओं ने, ठीक है, 58 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाई है। बाजार में देखा जाए 56 जो है अनोखी दुकानें हैं और कोई भी 2 दुकानें सामान खाद्य पदार्थ नहीं पड़ती। मतलब एक तरीके से 56 भोग टाइप का यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी दुकान जो है, एक दुकान दूसरे दुकान का कॉपी नहीं कर रही है, सामान जो है खाद्य पदार्थ नहीं भेजे, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 56 तरह की चीजें खाने को देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से एक अच्छा जो है मार्केट कल्चर को डेवलप करने के लिए ये जो है पहल शुरू की गई है स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा, ठीक है, कर्नाटक के बेलगावी में। ठीक है, महिला वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। अगला प्रश्न है दोस्तों रैंकिंग से रिलेटेड है कि नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई कौन से स्थान पर है। तो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में दोस्तों मुंबई कौन से स्थान पे, ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज, ठीक है, 4थे स्थान पे। सोचिए कितना तेजी से यहाँ पे जो है आवास, जो यानी कि जो घर है उनके दाम कितने तेजी से बढ़े, आप देख सकते हैं। तो ये नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें जो है मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में वर्ष जो 4थी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया है। ठीक है, अगर हम पहले स्थान पे देखें तो फिलीपींस की जो राजधानी दोस्तों मनीला, वो शीर्ष पे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मनीला पहले स्थान पे, यूएई की जो राजधानी, यूएई के जो शहर है दुबई दूसरे स्थान पे, सांघाई दोस्तों तीसरे स्थान पे और इंडिया का मुंबई जो 4थे स्थान पे। ठीक है, मैड्रिड स्पेन की जो कैपिटल मैड्रिड वो 5वें, और यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे न्यू दिल्ली का स्थान दोस्तों 10वां आता है। वही बात करें बेंगलुरु का, जो हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, वो जो है 17वें स्थान पे आता है। ठीक है, नाइट फ्रैंक के अगर प्राइम, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों नाइट फ्रैंक, जिसका प्राइम ग्लोबल सिटीजन जो है सिटीज इंडेक्स नाम है इसका, इसने अभी हाल ही में अपनी नवीन जो है नई रिपोर्ट जो है जारी किया है। इसमें बहुत सारी बातों का खुलासा किया गया, जैसे कि सितंबर 2023 की बात करें दोस्तों, तो सितंबर 2023 के खत्म होते होते अगर देखा जाए तो तीसरी तिमाही यानी कि तिमाही के जो है मुंबई में वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में वर्ष 4थी सबसे अधिक वृद्धि हासिल किया। अगर हम देखें दोस्तों कि जो आवासीय शहर है यानी कि जो घर वगैरह, उसमें जो वृद्धि के मामले में देखा जाए तो वैश्विक शहरों में 4थे नंबर पे देखा जाए तो मुंबई का स्थान आता है। सबसे ज्यादा वृद्धि कितनी दर्ज किया, 6.5%। ठीक है, ये कब है,
तो ये सितंबर लास्ट में, अभी मनाली देखिए 21.2% के हिसाब से वहां पे वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पे जो है मुंबई के जो रियल एस्टेट बाजार है उसमें जो प्रमुख आवासीय कीमत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। और नई दिल्ली की बात करें दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई और एक वर्ष पूर्व देखा जाए तो 36वें रैंक में आरोहण करके सितंबर 2023 की रैंकिंग में 10वां स्थान जो है इसने हासिल किया है, प्राप्त किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले 36 से 10वें स्थान पे। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में भी कितनी तेज जो आवासीय कीमत है उसकी कितनी तेज वृद्धि दर्ज की गई है। आप इस जो है नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के रिपोर्ट के आधार पे जान सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चूंकि मुंबई के बारे में बात कर रहे थे तो मुंबई में एक ठीक है वानखेड़े स्टेडियम है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में जब मैच हो रहा था दोस्तों, यानी कि जो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला जो मैच था उसके पहले देखा जाए तो इस स्टेडियम में क्रिकेट को दिग्गज यानी कि जो क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी जो है आदम प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस प्रतिमा की बात करें दोस्तों तो इन्होंने इसमें जो है सचिन तेंदुलकर को गति करते हुए दिखाया गया, स्ट्रोक खेलते हुए दर्शाया गया और सचिन तेंदुलकर को ठीक है स्टैंड के बगल में जो है सचिन तेंदुलकर स्टैंड के बगल में इनको जो है रखा गया है। वहीं देखा जाए प्रतिमा का जो निर्माण किया गया वो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर के ठीक है चित्रकार यहाँ पे देखा जाए मूर्तिकार है जिनका नाम है प्रमोद कांबले, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की ठीक है एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है भारत और श्रीलंका के मैच के पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस आयोग या मंत्रालय द्वारा एकीकृत व्यय निगरानी सॉफ्टवेयर इनकोर जारी किया गया है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, एकीकृत व्यय निगरानी सॉफ्टवेयर है इनकोर, जो कि जारी किया गया किसके द्वारा किया गया, चुनाव आयोग के द्वारा किया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। तो भारत के जो चुनाव आयोग है दोस्तों उनके द्वारा जो है इनकोर सॉफ्टवेयर जो है वो जारी किया गया है और इस इनकोर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो उम्मीदवार होंगे ठीक है और जो चुनाव प्रबंधन के लिए जो है इन हाउस सॉफ्टवेयर है ये उससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा, जिसका नाम है इनकोर। इनकोर का फुल फॉर्म क्या है ये देख लीजिए, तो इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, इनकोर का फुल फॉर्म है। ये जो है सॉफ्टवेयर दोस्तों ये रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवार के नामांकन, हलफनामे, मतदाता मतदान, गिनती परिणाम, डेटा प्रबंधन की प्रक्रियाओं के लिए बाधा रहित सुविधा जो है वो प्रदान करता है। इसी के साथ साथ बात करें इनकोर की बात करें दोस्तों और तो ये काउंटिंग एप्लीकेशन रिटर्निंग अधिकारियों के लिए डाले गए वोटों की ठीक है डिजिटाइज करने, राउंड वॉर डेटा को सारणीबद्ध करने, फिर गिनती की विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट निकालने के लिए एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य एप्लीकेशन भी जो है यहाँ पे इनकोर जो है इनकोर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन भी जो है ये जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि एक अन्य एप्लीकेशन है और ये रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए जो नामांकन उनकी जांच करने की अनुमति देता है। ठीक है, कौन से, तो इनकोर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन। नामांकन के सत्यापन के बाद देखा जाए स्थिति को स्वीकृत, अस्वीकृत या वापस लिए गए रूप में चिन्हित किया जाता है, जिससे रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह जो है आवंटित करने में मदद मिलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा इनकोर जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इनकोर का फुल फॉर्म क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, चूंकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कंपनी सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो कंपनी सचिवों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन था ये कहाँ आयोजित किया गया, ऑप्शंस आपके सामने, सारे ऑप्शन उत्तर प्रदेश से, यानी कि यूपी स्पेशल ये प्रश्न बन जाता है, इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पे वाराणसी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया और इसका आयोजन जो है ये 2 से लेकर के 4 नवंबर तक आयोजित किया गया। और ये कौन सा सम्मेलन था, तो 51वां राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, कंपनी सचिवों का। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ उनके द्वारा किया गया। इसका आयोजन जो है वो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया।
इसका थीम क्या था? और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो कंपनी सचिवों का जो वार्षिक सम्मेलन था, इसके तहत जो है ये एक तरीके का मंच है, ठीक है, जो भारत और विदेशों के जो पेशेवर हैं उनके लिए एक मंच है। और यहाँ पे जो नवीन विचारधारा है, इन नवीन विचारधाराओं में, ठीक है, एक तरीके से नवीन विचारधाराओं का आदान प्रदान किया जाता है इन पेशेवरों के द्वारा। अगर हम बात करें जो कंपनी सचिवों का जो वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसकी थीम क्या थी? तो भारत एट द रेट G20, शासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत भविष्य को सशक्त बनाना जो है ये इसकी थीम थी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार देखा जाए, ऐसी कंपनियां जिनकी न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी कम से कम 10 करोड़ रुपए है, उनको कंपनी सचिव जो है रखना अनिवार्य है, ठीक है। ये अधिनियम है। देखिए अधिनियम क्या कहा गया? अधिनियम जो है 2013 का ये कहता है, कंपनी अधिनियम, कि ऐसी कंपनी, ठीक है, जिनकी न्यूनतम चुकता जो शेयर पूंजी अगर वो कम से कम 10 करोड़ है, तो उन्हें जो अपनी कंपनी में एक सचिव रखना अनिवार्य, सेक्रेटरी रखना अनिवार्य है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो 1980 में की गई थी। कहां किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार में आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है? तो लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार में आशय पत्र पे जो हस्ताक्षर हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। तो यह भारत सरकार के जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, तथा फ्रांसीसी गणराज्य के जो सार्वजनिक क्षेत्र, परिवर्तन और सिविल सेवा मंत्रालय ने जो अगले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में सहयोग हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया, एक औपचारिक समारोह था जिस दौरान ये हस्ताक्षर किया गया। और इसमें जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के जो ओर से कौन थे दोस्तों? जो सचिव हैं श्री, ठीक है, वी श्रीनिवास, और भारत के जो फ्रांस के राजदूत हैं जिनका नाम है सी थेरी माथो, इन्होंने जो है इस हस्ताक्षर पर, इस आशय पर जो पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है यानी कि जो आशय पत्र है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, जो प्रशासनिक सुधार है, जो सुशासन से संबंधित, ठीक है, वेबिनार है, शोध प्रकाशनों, संस्थागत आदान प्रदान, क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों, सुशासन से संबंधित कार्य प्रणालियों के दोहराव पर केंद्रित आदान प्रदान करने के लिए किए जाने वाले दौरों के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो किसके बीच किया गया दोस्तों? यहाँ पे लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार में आशय पत्र पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच में। यहाँ पे जो कि हम बात करें, कुछ और भी समझौते किए गए। देखिए यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, इसने जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। किस उद्देश्य से? भारत में जितनी कक्षाएं, उन कक्षाओं में चुनाव के बारे में जानकारी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन 2024, तो बहुत जो है इलेक्शन कमीशन इस समय एक्टिव है और लोगों को जो है चुनाव से संबंधित जानकारी देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया, यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने क्या किया है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय से संबंधित यानी कि जो एक तरीके से विद्यार्थी होंगे उनको चुनाव के बारे में जानकारी देना, ठीक है, इसका उद्देश्य होगा। तो ये एक तरीके से जो समझौता है, इसमें संस्थानिक रूपरेखा विकसित करने का प्रस्ताव किया, यानी कि इसके तहत क्या किया जाएगा? जो विद्यालय होंगे और जो महाविद्यालय होंगे उनमें चुनाव के संबंध में जो है शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो उन्हें चुनाव से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी, जो विद्यालय होंगे, जो महाविश्वविद्यालय होंगे, ठीक है, महाविद्यालय होंगे वहां पे। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? जो आपके पाठ्यक्रम होंगे, जो सह पाठ्यक्रम होंगे, जो पाठ्येतर गतिविधियां, उनको तैयार किया जाएगा, जिससे आपको इलेक्शन के बारे में जानकारी मिल सके। इससे क्या होगा? तो जब आपको इलेक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी तो नए मतदाता तैयार होंगे, तो एक तरीके से मतदाता तैयार करने में ये सहायता मिलेगी। यानी कि एक तरीके से मतदान, यानी कि इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा आकर के वोट कर सके, इसका ये एक प्रयास होगा। समझौते का जो मुख्य विशेषता है वो कक्षा 6 से जो 12वीं यानी कि क्लास 6 से लेकर के जो 12 तक के जो सभी विद्यालय उनमें चुनाव संबंधी शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो इसके लिए जो है निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा विशेष अधिनियम 3.0 चलाया गया है? ठीक है, तो चलाया गया था, जिसका भी समापन हो गया, विशेष अधिनियम 3.0, ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें। ऐसा करेक्ट आंसर सी है, खनन मंत्रालय, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो विशेष अभियान है दोस्तों, ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, खनन मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? खनन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। और इस अभियान का, ये अभियान जो कि पूरा हो गया था, ये विशेष अभियान 3.0 ये पूरा हो गया था, अब इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये अभियान चलाया क्यों गया था, क्या उद्देश्य था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभियान है दोस्तों, ये जो पिछले सभी मामले थे, ठीक है, इस मंत्रालय से संबंधित जो मामले थे, उन मामलों में कार्यवाही जो थी उसको, उस गति में, उसकी गति को सुधार करना,
ठीक है, राज्य सरकार से जो संबंधित सार्वजनिक शिकायतें हैं, ठीक है, शिकायतों और बेकार पड़े जो स्क्रैप है उनका निपटान करना बेसिकली इसका उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त इसका और क्या उद्देश्य था, तो जो सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ लंबित समस्याओं के निपटान में तेजी लाने का प्रयास करना था। ठीक है, ये विशेष महत्वपूर्ण ये उद्देश्य था विशिष्ट, ठीक है, अभियान, विशेष अभियान 3.0 का। वही बात करें दोस्तों, इस अभियान के जो है बात करें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो केंद्रीय एमएसएमई जो मंत्री हैं नारायण राणे, उनके द्वारा मुंबई में स्वच्छता ही सेवा भाग के रूप में इस विशेष अभियान 3.0 की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था दोस्तों, तो 3 अक्टूबर 2023 को इसको शुरू किया गया था, जो कि अब ये 1 महीने के बाद ये समाप्त हो गया। ठीक है, विशेष अभियान 3.0 खनन मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न और आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। ठीक है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा के दोस्तों प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो जो कि इस समय फीफा के अध्यक्ष हैं दोनों, इन्होंने ये कंफर्म किया, ये पुष्टि किया कि जो गल्फ देश है दोस्तों सऊदी अरब, वो फीफा विश्व कप 2034 की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। इससे पहले जो ये मेजबानी था वो 2034 की वो ऑस्ट्रेलिया को करना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, इसमें जो है इनकार कर दिया, जिसके बाद ये जो है इसका जो है मेजबानी करने का जो अधिकार दिया गया वो सऊदी अरब को दिया गया, क्योंकि 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2022 में हुआ था, फिर 2026 में होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद 2030 में होगा, फिर उसके बाद 2034 में होगा। 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो यहाँ पे जो है 2026 की बात करें तो ये 23वां संस्करण होगा। ठीक है, 22वां संस्करण हो गया था। आप मुझे बताइए 2022 का जो है कहाँ पे हुआ था, और ये जो उत्तरी अमेरिका में होगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, और ये 2026 में देखा जाए जो मेजबान देश कौन से होंगे, कनाडा होगा, मैक्सिको होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। वही 2030 की बात करें दोस्तों तो पुर्तगाल और स्पेन होगा। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2022 का कहाँ किया गया था आयोजन, और 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था, मेजबानी की गई थी फीफा विश्व कप 2022 की। ठीक है, इसी के साथ साथ चूंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, इन्होंने दक्षिण कोरिया के चोंगवोंग में जो एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने 50 मीटर राइफल, ठीक है, 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दक्षिण कोरिया के चोंगवोंग में किया गया था। भारत की तरफ से जो राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक दोस्तों किसने जीता है, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। ये 22 वर्षीय हैं दोस्तों, और इन्होंने फाइनल में 463.5 स्कोर के साथ जो है स्वर्ण पदक जीता है। तोमर यहाँ पे बात करें दोस्तों तो तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल सोरेन की टीम ने जो है स्पर्धा में पद जो है, अगर टीम स्पर्धा में देखा जाए तो रजत पदक जीता है। भारत को प्रतियोगिता के समापन के दिन एक स्वर्ण सहित 4 पदक। तो यहाँ पे जो है एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 4 पदक जीता, जिसमें 1 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ और एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो अंतिम दिन, लास्ट डे की बात करें, अंतिम दिनों जो है उससे 4 पदक जीता, लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो कितने पदक, तो 21 स्वर्ण पदक, 21 रजत और 13 कांस्य से जो है 55 टोटल पदक जीते हैं पदक तालिका में, और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई है, भारत ने जो है कुशाले और सोरेन के माध्यम से इस प्रतियोगिता में 2 ओलंपिक कोटा स्थान भी हासिल किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो पेंशन और पेंशनभोगी विभाग के द्वारा। यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्या नाम है, डेविड विले नाम है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोक कम्बैट, ठीक है, हेलीकॉप्टर प्रचंड ने पहली फायर को सफलता के साथ अंजाम दिया है। ठीक है, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का निर्माता कौन है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा बनाया गया था। वैश्विक सौर सुविधा में पूंजीगत योगदान के रूप में $25 मिलियन के निवेश पर विचार कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों, भारत कर रहा है। उत्तराखंड के दोस्तों मुख्यमंत्री जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ किया दोस्तों, लखनऊ में किया। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डाउनलोड करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।